इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। सीएम धामी एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचेंगे। बुग्गावाला में स्थित है एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट। एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें, आयोजन स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत करेंगे। प्रदेश में रोजगार उद्यमिता को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। लोगों की बड़ी संख्या में मौजूद रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री बुग्गावाला क्षेत्र में स्थित एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचेंगे, जहां एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम स्वरोजगार से रोजगार की ओर थीम पर आधारित है, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। सरकार का उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आगे चलकर उन्हें रोजगार देने वाला बनाने पर सरकार का विशेष जोर है। बता दें, एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट जैसे उद्योगों को इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में स्थानीय उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह, किसानों और युवाओं की भागीदारी रहने की संभावना है। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के संचालन, रोजगार सृजन और स्थानीय उत्पादों के विपणन को लेकर भी जानकारी लेंगे। सीएम धामी कार्यक्रम के दौरान सरकार की विभिन्न रोजगार परक योजनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य में निवेश, उद्योग स्थापना और स्थानीय लोगों को काम देने की दिशा में सरकार की सोच को भी साझा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बताते चले, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। पुलिस बल के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी तैनात किया गया है। आपको बताते चले कि सरकार का मानना है कि इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश को बढ़ावा मिलेगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विश्वास सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विश्वास, सीएम धामी का यह दौरा रोजगार के लिहाज से कितना अहम माना जा रहा है? जी हाँ, देखिए मैं बता दूं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। आज हरिद्वार का उनका दौरा है और आज हरिद्वार में बुग्गावाला क्षेत्र में वो पहुंचे हैं, जहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की जो है एक प्रोसेसिंग यूनिट का एक उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, कार्यक्रम में जो स्थानीय युवा है, उद्यमी, किसान, स्वरोजगार से जुड़े जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचने वाले हैं, जिन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं और फूड जो है वहां पर दी जाएगी। मैं साथ ही आपको बता दूं कि जितने एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में अभी कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्या इस तरह की यूनिट से पलायन रोकने में मदद मिल सकती है? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से मैं बात करूँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर, जिस तरह से अभी बुग्गावाला क्षेत्र है, एक जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी युवा है, कई युवा ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं। कई जो है पलायन की जो स्थिति है वो भी देखी जाती है। तो ऐसे में फूड प्रोसेसिंग यूनिट उसका जिस तरह से वहां पर उद्घाटन होगा और जिस तरह से युवा है, जो किसान है, वो जिससे स्वरोजगार जो है वो उसको देखेंगे। तो जिस तरह से अभी देखा जाए, जो कार्यक्रम की जो एक तरह से थीम रहने वाली है स्वरोजगार से रोजगार की, और ये जो थीम है उस पर जितने भी युवा है, युवाओं को उस जगह जोड़े जाने की जिस तरह से कोशिश है, वो मुख्यमंत्री धामी और सरकार की तरफ से ये जो कोशिश है ये की जा रही है, जिससे कि जितने भी युवा है वो अपने क्षेत्र में रहकर ही फूड पैकेजिंग जो कार्यक्रम है, जो फूड पैकेजिंग होती है, उनको लेकर वो इसकी जानकारी ले सके और जितने भी क्षेत्र, अपने ही क्षेत्र में कई युवा और जितने भी लोग हैं उनको भी रोजगार दे सके। तो इसको लेकर लोगों को जोड़ने की जो कवायद है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया विश्वास ये तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। से क्रियान्वित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी और इसके लिए वन विभाग को जाल है, पिंजरा है और ट्रैंकुलाइजेशन है, गन आदि संसाधनों की उपलब्धता के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी अतिरिक्त उसके लिए व्यवस्था की जाएगी और इसके मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रभावी तरीके से
रोकने के लिए वन्य जीव अधिनियम के सुसंगत जो भी प्रावधान है हिंसक जीवों को निश्चित करने के लिए उनके अधिकारों को विकेंद्रीकरण करके वन विभाग के जो रेंजर स्तर के अधिकारी हैं, एसडीओ से भी नीचे रेंजर होते हैं, उन रेंजर स्तर के अधिकारियों को और प्रभावी रूप से उनको सशक्त बनाया जाएगा। और इसमें जो नियमों में कहीं पर अगर संशोधन की आवश्यकता होगी या कुछ नियमों को ठीक करना होगा तो उन नियमों को भी हम ठीक करेंगे। और केंद्र सरकार से भी मैंने कल माननीय भूपेंद्र यादव जी से, जो भारत सरकार के हमारे वन मंत्री हैं, उनसे भी मैंने बात की है, उनसे भी मैंने अनुरोध किया है और आगे भी हम जो है इस पर लगातार उनसे चर्चा करके यथार्थ समय पर जो भी देश काल परिस्थिति के अनुसार संशोधन है, उस संशोधन के लिए भी उनसे निवेदन करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, कल आपने औचक निरीक्षण किया था डालनवाला थाने का, क्योंकि थाना इंचार्ज की रवानगी भी दर्ज नहीं थी रजिस्टर में कि वो कहाँ है, तो ये क्या मैसेज है कि ऐसे निरीक्षण और विभागों में भी हो सकते हैं, क्या कुछ कहीं? देखिए, मैंने तो ये कहा है कि हमने सभी अपने जो भी हम प्रशासनिक रूप से जो बड़ी बैठकें करते हैं, राज्य में समीक्षाएं करते हैं, मैंने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सभी लोगों से भी अपेक्षा करी है कि वो भी जहां पर जा रहे हैं वो भी इस प्रकार के निरीक्षण अवश्य करें। मैं तो करूंगा ही, और अन्य विभागों को, सभी विभागों को जहां भी कमी है उनको हमें ठीक करना है। और जाने का यही हेतु है कि सभी व्यवस्थाएं, थाना, चूँकि मुख्यमंत्री के रूप में मैं सभी थानों में नहीं जा सकता, लेकिन सभी थाने किस प्रकार के हों ये हमारी अपेक्षा है और लोगों को सुविधा मिले, लोगों को यथासमय जो जरूरी सहायता है वो प्राप्त हो, इसके लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो हमारा पुलिस विभाग करेगा। इन खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी है। देहरादून, हरिद्वार में घना कोहरा छाया है। उधम सिंह नगर, नैनीताल में घना कोहरा छाया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश, बर्फबारी, पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में बारिश, बर्फबारी भी छाई हुई है। बता दें, उत्तराखंड में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट लगातार जारी है। उधम सिंह नगर, नैनीताल में घना कोहरा छाया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश, बर्फबारी, पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में बर्फबारी की संभावना बताई गई है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन और यातायात पर असर देखने को मिल रहा है। वहीं पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी से ठंड में और भी इजाफा हो गया है। बताते चले, राजधानी देहरादून और धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही और लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। इसके अलावा उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में भी घने कोहरे का असर साफ तौर पर देखा गया। खासकर हाईवे और संपर्क मार्गों पर चलने वाले वाहनों को सावधानी के साथ चलना पड़ा। बताते चले, सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को भी कोहरे के कारण काफी परेशानी हुई। वहीं दूसरी ओर राज्य के पहाड़ी जिलों में मौसम का अलग ही रंग देखने को मिला। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में भी बारिश और बर्फबारी की खबरें सामने आई हैं, जिनसे ठंड बढ़ गई है। बताते चले, मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकते हैं। कोहरा और बर्फबारी दोनों ही स्थितियों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे कोहरे के दौरान फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। तमाम जानकारी के साथ हिमांशु वर्मोला हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हिमांशु, मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, इसका असर जमीनी स्तर पर कितना दिख रहा है? और निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड की खासतौर पर अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में जो है कई दिनों से बारिश और बर्फबारी नहीं देखने को मिली थी, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जो है 20 दिसंबर से जो है मौसम का मिजाज बदलने वाला था और एक बार फिर से मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ ही साथ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना जताई है। और इसके साथ ही जो है, चाहे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या चमोली की बात कर ली जाए तो वहाँ पर बारिश
की भी संभावना जताई है। इसके साथ ही अगर मैदानी इलाकों की बात कर ली जाए तो मैदानी इलाकों में जो है हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में कल देर रात से जो है घना कोहरा छाया हुआ है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो आने वाले टाइम है, समय है, ऐसे में जो निचले इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन पूर्वानुमान के मुताबिक कहा जाए तो 20-21 को जो है प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जी, उधम सिंह नगर या फिर नैनीताल में कोहरे की वजह से ट्रैफिक या आम जनजीवन पर क्या असर पड़ा है? निश्चित रूप से देखिए आम जनजीवन की जहाँ तक बात कर ली जाए, जिस तरीके से मैदानी इलाका हरिद्वार है या फिर देहरादून का जो आउटर एरिया है, जो मैदानी इलाका लगता हुआ है, या उधम सिंह नगर की बात कर ली जाए और तमाम दिल्ली जाने वाले रास्ते हाईवे, नेशनल हाईवे यहाँ पर हैं, तो ऐसे में जो है कई परेशानियों का सामना गाड़ी चलाने में करना पड़ रहा है। आम जीवन जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। पहाड़ों की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो पहाड़ों में जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे में लोग जो है घर में दुबकने को मजबूर हैं। और वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो जो चाक चौराहे हैं वहाँ पर नगर निगम द्वारा जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों को जो है सुदृढ़ किया गया है, सुधारीकरण उनका किया गया ताकि ठंड से किसी भी तरीके से बचा जा सके। जो बेघर लोग हैं खासतौर पर उनका ध्यान भी रखा जा रहा है और रैन बसेरे उन्हीं के लिए ठीक किए गए थे। वहीं जो है जगह जगह पर, चाहे नैनीताल की बात कर ली जाए, उधम सिंह नगर की बात कर ली जाए, हरिद्वार की बात कर ली जाए या फिर पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर ली जाए, जो भी छोटे छोटे चाक चौराहे हैं वहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि जो कोहरा लगा हुआ है इसकी वजह से जो है जनजीवन पूरे उत्तराखंड में भी जो है अस्त व्यस्त हो चुका है, खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोहरा देखने को मिल रहा था उससे खासतौर पर जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर हुआ है। जी, पहाड़ी जिलों की बात की जाए तो उत्तरकाशी, चमोली या रुद्रप्रयाग में बारिश बर्फबारी का भी फिलहाल का क्या हाल है? निश्चित रूप से देखिए मौसम विभाग के मुताबिक जो है पूर्वानुमान जो दिया था उसमें यह कहा गया था कि उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जो है यहाँ पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में जो अनुमान लगाया था, पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया था, उसके मुताबिक जो है पूरे उत्तराखंड में खासतौर पर जो है मौसम अब बन चुका है। और ऐसे में अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि आने वाले जो समय है, यानी कि आज देर शाम तक जो है जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, खासतौर पर इन 3 जिलों की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है 3500 से मीटर की अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है बर्फबारी हो सकती है। वहीं जो निचले इलाके हैं, 3500 मीटर से नीचे के रिहायशी इलाके हैं, वहां पर बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन ये मौसम की दुश्वारियां हैं कि उत्तराखंड में आधा महीना बीत चुका है, यानी कि 15 दिन से अधिक जो है बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो है बारिश और बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो दिसंबर माह की जैसी शुरुआत होता था तो वैसी उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाती थी। ऐसे में जो है पर्यटक उत्तराखंड आते थे और बर्फबारी का लुत्फ उठाते थे। लेकिन अभी तक जो है न बारिश हुई है और न बर्फबारी हुई है। ये एक चौंकाने वाली बात जरूर है कि उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि इतना समय गुजर चुका है, लेकिन बारिश और बर्फबारी से अभी भी जो है पर्यटक और उत्तराखंड के लोग जो है नदारद हैं। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के डालनवाला पुलिस स्टेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के औचक निरीक्षण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां ड्यूटी पर तैनात थानेदार मौके से अनुपस्थित पाए गए, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से उन्हें थाने की जिम्मेदारी से हटा दिया गया, हटाकर पुलिस लाइन भेजने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था और जनसेवा जैसे संवेदनशील दायित्वों में किसी भी स्तर की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला हेल्प डेस्क, FIR रजिस्टर और ड्यूटी रजिस्टर की भी गहनता से जांच की। बताते चले शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद भी किया। थाने में गंदगी और अव्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए तत्काल सुधार के आदेश भी दिए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर SSP देहरादून मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया भी शुरू की गई। CM धामी का स्पष्ट संदेश, जनता के प्रति जवाबदेही ही पुलिस की पहली ड्यूटी है, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई तय है। खटीमा में लगातार 2 दिन से बड़ी ठंड और कोहरे को देखते हुए तहसील प्रशासन हरकत में आ गया है। वहीं SDM तुषार सैनी और तहसीलदार वीरेंद्र सजवान खुद मौके पर जाकर मुख्य जगहों पर अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था करवा रहे हैं। ठंड को देखते हुए तहसील प्रशासन का ये एक सकारात्मक पहल कहा जा सकता है। टीम में कानूनगो, ऋषिपाल, तहसील स्टाफ और
नगर पालिका स्टाफ और बीजेपी नेता प्रकाश आर्य भी मौजूद रहे। दरअसल दिसंबर और जनवरी महीने में तराई में कड़ाके की ठंड तो पड़ती है, साथ ही घना कोहरा रहने की संभावना भी बनी रहती है, जिससे आने जाने वाले राहगीर को ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। इसके लिए प्रशासन अलाव की व्यवस्था कर रही है। आज और कल दोनों ही दिन काफ़ी कोहरा रहा और ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो इसी के दृष्टिगत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अलाव जलाए जा रहे हैं। इसमें यहाँ पे आज अस्पताल जो हमारा है यहाँ पे भी जलाए जा रहे हैं, गंजाबाग चौराहे पे, रेलवे स्टेशन पे, जो भी मुख्यतः ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों की आवाजाही शाम के समय रहती है, यहाँ पर जो है ये अलाव का रुड़की के लनौरा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में एक पेड़ पर गुलदार उल्टा लटका हुआ मिला, जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बता दें कि ग्राम रनसुरा में गुलदार का एक पैर टहनी में फंस गया, जिससे वह करीब 5 से 6 घंटे तक पेड़ पर फंसा रहा। सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम देर से पहुंची, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और पेड़ काटकर गुलदार को सुरक्षित नीचे उतारा, वहीं पिंजरे में बंद कर रेस्क्यू किया। बताते चले घटना ने वन्यजीव रेस्क्यू में देरी, भीड़ की लापरवाही और जागरूकता की कमी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा एसडीएम तहसीलदार कानूनगो ने ढाबे पर अवैध रूप से शराब पीने वाले लोगों पर और पिलाने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जो कार्रवाई आबकारी विभाग को करनी चाहिए वह खुद कार्रवाई एसडीएम ने की। अवैध शराब बनाने की भट्टियां खुलेआम चल रही हैं। सूचना देने के बावजूद आबकारी इंस्पेक्टर मुखदर्शक बना हुआ है। गौरतलब है कि खटीमा में रेलवे पटरियों के आसपास अवैध कच्ची शराब खुलेआम बेची जा रही है और अवैध स्मैक बेचने का काम भी जोर शोर से चल रहा है, जिस पर आबकारी विभाग का पूरा हाथ कहा जा सकता है। ऐसे में उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए, जहां स्मैक बेचने का काम आज बहुत जोर शोर से चल रहा है। जो आज एसडीएम माननीय एसडीएम साहब द्वारा एवं तहसीलदार और सघन अभियान चलाया जा रहा है, इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और बहुत ही सराहनीय कार्य कराया। आज हमारे एसडीएम साहब रात में निकलकर ढाबों और ठेलों पे छापे मारकर शराब का पकड़ने का कार्य कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये वक्त काम जो है आबकारी विभाग को करना चाहिए था। लगातार कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि इस तरह के ढाबों में रात को जो है लोग बैठ रहे हैं और शराब इत्यादि का सेवन जो है वह अवैधानिक रूप से किया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत ये जो है चेकिंग है, लगातार ये अभी चेकिंग जारी है और मैं अन्य क्षेत्रों में भी जा रहा हूँ जहाँ पर इस तरह की शिकायतें प्राप्त। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को अब ग्रीन सेस देना होगा। इसी महीने के आखिरी तक उत्तराखंड आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों को अब ग्रीन सेस के नाम से टैक्स देना होगा। उत्तराखंड राज्य सरकार का ये फैसला अब अपने अंतिम चरणों पर है और जल्द ही बाहरी राज्यों के वाहनों को उत्तराखंड प्रवेश करने पर एंट्री टैक्स के तौर पर ग्रीन सेस देना होगा, जिसको लेकर आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने बताया कि दिसंबर महीने के अंत तक उत्तराखंड में एंट्री करने वाले वाहनों से ग्रीन सेस लेना शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्य से आने वाली हर प्रकार की गाड़ी के फास्टैग से ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे। यह प्रक्रिया ANPR कैमरों की नज़र में रहेगी। इस ग्रीन सेस से हर साल लगभग 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए सरकार को राजस्व मिलने का भी अनुमान है। अन्य राज्यों से आने वाले गाड़ियों के लिए ग्रीन सेस का हमने रूल अब लागू किया हुआ है और इसको ऑनलाइन ही फास्टैग के माध्यम से लिया जाना है। और फास्टैग के माध्यम से तो कटेगा, लेकिन जो फी आएगी वो हमारे ANPR कैमराज जो हमारे डिफरेंट लोकेशंस पर लगे हुए हैं परिवहन विभाग के, उनसे हम चालान भी करते हैं। उन्हीं के माध्यम से ही जो गाड़ियाँ आएंगी उनको रिकॉर्ड करके उनका ग्रीन सेस भी लिया जाएगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाना था। ये पूरी तरह से ऑनलाइन मीडियम है कि गाड़ी का जो होगा वो डेटा पूरा हमारे पास आएगा और ऑनलाइन माध्यम से उससे कितना ग्रीन सेस लिया जाना चाहिए वो उसके फास्टैग से कट जाएगा।
विकासनगर का आसन बैराज इन दिनों विदेशी मेहमानों की चहचहाहट से गूंज उठा है। करीब 5,000 मिलकर लंबा सफर तय कर साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कजाकिस्तान सहित दर्जनों देशों से आए दुर्लभ प्रजाति के पक्षी यहाँ डेरा डाले हुए हैं। हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ ही ये रंग बिरंगे परिंदे आसन बैराज को अपना अस्थायी ठिकाना बनाते हैं। विदेशी पक्षियों का यह नज़ारा सैलानियों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। दूर दराज से परिवारों के साथ पहुंच रहे पर्यटक पक्षियों की मधुर चहचहाहट का आनंद लेने के साथ साथ बोटिंग का भी लुत्फ उठाते हैं। आसन बैराज एक बार फिर प्रकृति प्रेमियों और बर्ड वॉचर्स के लिए पसंदीदा ठिकाना बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा लगा यहाँ आसन बैराज में आके, और फैमिली के साथ घूमने के लिए, छोटे बच्चों के लिए झूले हैं और बोटिंग का भी है, तो काफ़ी अच्छा लगा के हम आते रहते हैं जब भी वीकेंड पे या छुट्टी के दिन, तो जब भी मौका मिलता आते हैं। और काफ़ी अच्छा है, जो यहाँ पे ढेरों पक्षी जो हैं विदेशों से भी आते हैं, जब ठंड के मौसम में उधर से इधर आते हैं, तो काफ़ी तरह के पक्षी हैं जो हमें देखा और देखने में बहुत अच्छे लगे। तो मैं यही कहूँगा सभी को आना चाहिए, वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत अच्छी जगह है। ज़्यादातर सुरखाब के नाम से जाना जाता है ये आसन बैराज। सुरखाब रोडी साइल डक जिसे बोलते हैं वो आती है, और एक लिटिल ग्रेज आती है, और कॉमन पोचार्ड टिल आती है। ऐसे कई वैरायटी, अन्य प्रकार की बहुत सारी वैरायटी आती है। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर सोशल मीडिया से जुड़ा विवाद चर्चाओं में है। भारतीय जनता पार्टी ने एक AI वीडियो जारी किया है जिसने राजनीतिक हलकों में घमासान मचा दिया है। इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है और बैकग्राउंड में मजार शरणम गच्छामी और मस्जिद शरणम गच्छामी जैसे ऑडियो सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी जहां इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति का उदाहरण बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे समाज को बांटने की साजिश करार दे रही है। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। दरअसल बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक AI तकनीक से तैयार वीडियो साझा किया है। वीडियो में मुख्यमंत्री हरीश रावत को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर दिखाया गया है। बीजेपी का दावा है कि इस वीडियो के जरिए कांग्रेस की कथित वोट बैंक राजनीति को जनता के सामने लाया गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नमाज की छुट्टी जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया गया। इससे सनातन संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास हुआ। बीजेपी का कहना है कि मौजूदा सरकार सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हो, जो नमाज की छुट्टी देने की बात करते हो और इस प्रदेश के सनातन धर्म को पीछे करने की बात करते हो, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है कि वो लोग जो हमारी सरकारी संपत्तियों को कब्जाने का काम करते हैं, मजार के नाम पे, जिहाद के नाम पर, थूक जिहाद के नाम पर, तो ऐसे लोगों का साथ मुझे लगता है कि वो विपक्ष देने का काम कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने तो सदा उन्हीं का साथ दिया, अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन लोगों को जो है गुमराह भी किया, मुझे लगता है। और आज मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश ये जान रहा है और देख भी रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जिस तरीके से अपने सरकारी संपत्तियों को ले रही है और कब्जे हटा रही है, अतिक्रमण हटा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको बेचे। वहीं इस AI वीडियो को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि इस तरह की वीडियो देश की सामाजिक एकता और सद्भावना को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने दावा किया कि वे देश के पहले व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण के नाम पर विरोध दर्ज करवाया था। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी समाज को बांटने के लिए लगातार नए नए संगठन और मोर्चे खड़े कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी का चुनावी एजेंडा सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति तक सीमित नहीं है, ताकि बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार, कुपोषण और पलायन जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं, हे भगवत, मुसलमान हमारे ऊपर कृपा करते रहे क्योंकि उनकी कृपा से हम सत्ता में हैं। मैं देश के अंदर पहला राजनीतिक व्यक्ति हूं जिसने बाबर के नाम पर बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने का विरोध किया है। कहा है कि ये देश के सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की कुचेष्टा है, और मैं उस कुचेष्टा में भाजपा का हाथ देख रहा हूं। और भाजपा ने कई विंग खड़े कर रखे हैं
मुझे लगता है कि ओबीसी जी की विंग अकेले काफ़ी नहीं है, बहुत सारी विंगें खरीद कर रखी हैं। अब तो उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कुछ विंग जो है अल्पसंख्यकों की खड़ी की है, जो अल्पसंख्यकों के वोट काटे और भाजपा उनका पृष्ठ पोषण कर रही है, उनको पैसा देने का काम कर रही है।